लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि न्यूज में बताया जा रहा होता है कि कातिल को पकड़ लिया गया है। अब शुरू होता है चैप्टर 18। सर्वेंट सारा को आवाज लगा रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि सीरियल किलर को पकड़ लिया गया है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसके दिमाग में डेनिस की बातें चल रही होती है कि नोआ रात को अकेली बाहर गई थी। अब उसे जॉन की कही पुरानी बात भी याद आती है जिसमें उसने उसे बताया था कि मेरी माँ ऐसी इंसान नहीं थी जो मुझे चोट पहुँचा सके, वो तो हेल्यूसिनेशन ने उन्हें पागल बना दिया था। अब वो गैराज में एंटर करती है और उसे नोआ की गई सारी सस्पिशियस हरकतें याद आने लगती है। वो नोआ की कार को देखती है और कहती है मैंने तो इस कार को कल ही धुलवाया था तो ये इतनी गंदी कैसे हो गई। इसका मतलब नोआ कल रात सच में गाड़ी लेकर अकेले बाहर गई थी। और उधर हम नोआ को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि कातिल को पकड़ लिया गया है। अब नोआ सोचती है कि जिस विटनेस की आवाज मैंने कल रात को सुनी थी क्या उसने किलर को पकड़ लिया। तो अभी टीवी पर उन दोनों चोरों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि फेस ट्राइबल मर्डर के पीछे दो सगे भाइयों का हाथ था, 34 साल का कार्ल ब्राउन और 30 साल का केन ब्राउन। ये सुन के नोआ सोचती है तो कातिल ये दोनों है। लेकिन फिर नोआ को याद आता है कि उसने तो असली कातिल की फोटो खींची थी और वो उस फिल्म रोल को ढूंढने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो उसे नहीं मिलता तो नोआ समझ जाती है कि कल रात जब वो कातिल हेलेन को मारने आया था तो जरूर वही उसे चुरा कर ले गया होगा। अब उसके पास पड़े रेडियो में आगे की न्यूज बताई जा रही है कि पुलिस ने दोनों भाइयों को रात 11 बजे से पीछा करके सुबह 3 बजे तक उनके ठिकाने से अरेस्ट किया। ये सुन के नोआ काफी सोच में पड़ जाती है कि अगर पुलिस ने उन्हें 11 बजे ढूंढ लिया था और 4 घंटे तक उनका पीछा किया, इस हिसाब से तो उनके पास हेलेन को कत्ल करने का टाइम ही नहीं था। इसका मतलब ये है कि पुलिस ने गलत लोगों को पकड़ा है, असली कातिल अभी भी बाहर आजाद घूम रहा है। अब नोआ अपने पिता की स्टडी में एंटर करती है। वो ड्रॉर खोलते हुए सोचती है कि अब तक हेलेन के बारे में किसी को भी नहीं पता चला। इसका मतलब वो अनजान गवाह जिसने कातिल को देखा था वो पुलिस तक नहीं पहुंच पाया। शायद कातिल ने उसे भी मार दिया होगा। अब वो ड्रॉर से एक लकड़ी का बक्सा बाहर निकालते हुए सोचती है कि मुझे उसे पकड़ना ही होगा। अब नोआ गहरी सांस लेती है और बोलती है लिंडा, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझसे कहा था। मैं वहाँ गई जहाँ पर वो लाश थी और उस फैक्ट्री में भी जहाँ पर वो कातिल था। मैंने अपने पूरे परिवार से झूठ बोला। अब हम देखते हैं कि लिंडा की जो आत्मा होती है वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ी हुई होती है। नोआ उससे कहती है कि मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा था, अब तुम्हारी बारी है मेरी मदद करने की। इतना बोलकर नोआ उस बक्से में से रिवॉल्वर निकाल लेती है। अब हमें कल रात का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ कार्ल बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो अपने भाई से बोल रहा होता है कि हमने तो इसकी पूरी लोकेशन पुलिस को बता दी थी, अब हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। अब केन बोलता है कि पूरा एक दिन बीत गया और वो अभी भी इसे नहीं लेके गए, कोई जंगली जानवर इसे डिस्ट्रॉय कर देता तो। अब केन उस बैग को साइड में रखकर बोलता है कि इसीलिए हमें इसे शहर में ही छोड़ देना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पुलिस वाला उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, लेकिन वो दोनों डर के भागने लगते हैं और बैग वहीं छोड़ देते हैं। पुलिस वाले जब उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर उन्हें चेहरे की खाल मिलती है। फिर वो पुलिस वाले उन दोनों का पीछा करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि केन उन डिटेक्टिव को बता चुका होता है कि उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो डिटेक्टिव उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। तो केन कहता है कि सच यही है और वैसे वो बैग तो हमारा था भी नहीं। वहीं साइड में डिटेक्टिव मार्क और पोल खड़े होते हैं। पोल कहता है ये केस तो काफी इजीली सॉल्व हो गया। मार्क बस चुपचाप खड़ा केन की बातें सुन रहा होता है। केन बता रहा होता है कि कातिल हम नहीं बल्कि वो भूरे बाल वाली लड़की है, मैंने तो सिर्फ उससे बैग चुराया था, मैं बस एक चोर हूँ। मार्क उसकी बातें काफी गौर से सुन रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है डॉक्टर रूनी पर जहाँ पर उसका हेड डॉक्टर से डांट लगाते हुए बोल रहा होता है कि अगर लोगों को पता चला कि तुमने अपने पेशेंट की शिकायत पुलिस में किया है तो इस अस्पताल पर आखिर कौन भरोसा करेगा। तुम्हारे छोटे भाई की मौत कुछ हफ्ते पहले हुई थी, मुझे तुमसे हमदर्दी है लेकिन मेरे सब्र की भी एक सीमा है। फिर वो रूनी से कहता है कि तुम्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड किया जाता है। तभी दरवाजे पर नोक होता है और एक नर्स अंदर आती है। वो रूनी से कहती है डिटेक्टिव आपसे मिलने आए हैं। उसके साइड में मार्क खड़ा होता है। वो रूनी को हेलो बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रूनी को समझ नहीं आता कि वो उससे क्यों मिलने आया होगा। अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों डॉक्टर रूनी के ऑफिस में खड़े होते हैं। तो रूनी बोलता है कि मुझे तो लगा था कि सीरियल किलर्स को पकड़ लिया गया है। तो मार्क बताता है कि वो कल्प्रिट्स नहीं है, वो बस सस्पेक्ट्स हैं, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब वो रूनी से पूछता है क्या कभी नोआ ने किसी बैग का जिक्र किया था। तो रूनी पूछता है बैग के बारे में।
मार्क जवाब देता है, हाँ तुमने कहा था कि उसने तुम्हें बताया था कि वो चेहरे की खाल तुम्हें दिखाने वाली है। अब वो हाथ में लेके तो घूम रही होगी नहीं, उसके पास पक्का कोई बैग तो होगा ही। तो रूनी जवाब देता है कि उस दिन मैंने उसके पास कोई चेहरा नहीं देखा। तो मार्क जवाब देता है कि मैं बैग की बात कर रहा हूँ, चेहरे की नहीं। तो रूनी कहता है कि जो मुझे मालूम था वो सब मैं आपको बता चुका हूँ, और वैसे भी कातिल तो पकड़े जा चुके हैं, क्या फर्क पड़ता है कि नोआ कुछ भी कहे। मैं इस केस में और ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। मार्क उसे चुपचाप देखता है और फिर अपनी जेब में से एक नोटबुक बाहर निकालता है और बोलता है, तो ठीक है, मुझे अपना घर का पता ही दे दो, क्योंकि मैंने सुन लिया था कि तुम 1 महीने के लिए सस्पेंड हो चुके हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ नहीं मिल पाऊंगा। वो अपनी डायरी उसे पकड़ाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें उस बैग के बारे में कुछ भी याद आ जाए तो मुझे कांटेक्ट जरूर करना। फिर उन्हें अपना एड्रेस उसको लिख कर दे देता है। उसके बाद जो मार्क है वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूनी अपना सारा सामान पैक करके घर जा रहा होता है। तब वो देखता है कि डिटेक्टिव मार्क की डायरी जो है वहीं पे पड़ी हुई है। रूनी सोचता है कि डिटेक्टिव ने इसे जाते वक्त गिरा दी होगी। वो उसे उठाता है और अपने बैग में डालकर घर के लिए रवाना हो जाता है। बाहर तेज बारिश आ रही होती है और रूनी रेडियो में न्यूज सुन रहा होता है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि विक्टिम का चेहरा उस बैग में मिला जो उन 2 कातिलों के पास बरामद हुआ था। और बैग शब्द सुनते ही वो कुछ सोचने लग जाता है और अचानक से उसे नोआ की बात याद आ जाती है, जहाँ नोआ ने उसे बोला था कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त वो चेहरा दिखा सकती हूँ, वो अभी मेरे बैग में है। ये बात याद आते ही रूनी एकदम से हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि उस दिन नोआ के पास एक बैग था। वो तुरंत मार्क की नोटबुक निकालता है और उसे पलटकर देखना शुरू कर देता है, जिसके अंदर उन चोरों का बयान लिखा था कि वो बैग उनका नहीं था बल्कि एक बुरे बाल वाली औरत का था, जिससे उन्होंने ये बैग चुराया था। अब उस नोटबुक को अपने जेब में डाल लेता है और सोचता है ये बैग उन दोनों का नहीं है जिनको पुलिस ने पकड़ा है, बल्कि उस बुरे बाल वाली औरत यानी नोआ का है। अब रूनी घर पहुंच जाता है और तेजी से अपने फोन की तरफ बढ़ता है और सोचता है कि मुझे डिटेक्टिव को जल्द से जल्द बताना होगा कि नोआ के पास वो बैग था जिसके अंदर चेहरे की खाल थी। वो मुझे इसीलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि उसका बैग उन दोनों ने चोरी कर लिया था। वो फोन उठाते हुए सोचता है कि मैं सही था, नोआ ही कातिल है। अब वो फोन लगाने ही वाला होता है कि पीछे से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो एकदम से थम जाता है और नजरें पीछे की तरफ घुमा लेता है। तो वो देखता है कि उसके पीछे नोआ रिवॉल्वर ताने खड़ी होती है। वो रूनी से कहती है, फोन नीचे रख दो रूनी। ये देख के रूनी की बोलती बंद हो जाती है। वो काफी ज्यादा डर जाता है। नोआ उससे कहती है, अपने हाथ ऊपर रखो और लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ो। तो रूनी कहता है, होश में आओ नोआ, ये तुम नहीं कर रही हो, ये तो बस तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी है। तो नोआ उससे कहती है कि नहीं, ये तो मैं अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ, यहाँ कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं है और ना ही मैं पागल हुई हूँ और ना ही मेरे हेल्यूसिनेशन ये मुझसे करवा रहे हैं, ये सब करने का मैंने खुद डिसाइड किया है। तो रूनी कहता है, फिर भी मेरे साथ ये ऐसा क्यों कर रही हो? जिस इंसान को तुम दोषी मानती हो वो तो मैं हूँ ही नहीं ना। तो नोआ उससे कहती है कि मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त प्रूव करके दिखा दूंगी कि भूत असली में होते हैं। ये सुन के रूनी को थोड़ी हैरानी होती है और वो सोचता है, क्या ये मुझे प्रूव करके दिखाएगी कि भूत सच में होते हैं? क्या इसको अभी भी यही लगता है कि जो आवाजें इसे सुनाई देती है वो लिंडा की है? तो इसने मुझ पर गन क्यों उतार रखी है? इसके बाद वो एकदम से डर जाता है और नोआ से कहता है, तो मुझे मारने वाली तो नहीं हो ना, ये प्रूव करने के लिए कि मैं मरने के बाद भूत बन जाऊंगा, है ना? नोआ उसे धमकाती है कि सीधे खड़े रहो, हमारे पास टाइम नहीं है। और रूनी जो होता है एकदम कांप रहा होता है और चिल्लाकर बोलता है, नोआ, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, जो आवाजें तुम सुनती हो वो बीमारी है, भूत नहीं। नोआ उस गन को कस के पकड़ती है और रूनी से कहती है कि चुपचाप सीधे खड़े रहो। रूनी का डर के बुरा हाल हो चुका होता है, उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है और वो सोचता है ये तो पागल हो गई है, ये बाकी विक्टिम्स की तरह मुझे भी मार देगी और मेरी भी खाल उधेड़ देगी। वो डर के अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन नोआ उससे कहती है, अपने पीछे रखी उस मेज से एक कार्ड को फ्लिप करो। रूनी कंफ्यूज होकर अपनी आंखें खोलता है तो नोआ उसे फिर से कहती है, उस मेज पर रखा कोई एक कार्ड फ्लिप करो और ध्यान रखना कि मुझे वो दिखाई ना दे। अब रूनी वैसा ही करता है जैसा नोआ उसे कहती है और वो सोचता है आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये मुझे मारने नहीं वाली? अब वो नोआ से कहता है कि मैंने एक कार्ड फ्लिप कर दिया है। तो नोआ कहती है ये 7 ऑफ हार्ट्स है। रूनी कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो नोआ उससे कहती है इस कार्ड को चेक करो कि मैंने सही गेस किया है या नहीं। रूनी उस कार्ड को देखता है और बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही गेस किया है। ये सुन के तो नोआ खुद भी हैरान हो जाती है और कहती है चलो एक बार और ट्राई करो। वो दूसरा कार्ड निकालता है और नोआ उसको भी करेक्ट गेस कर लेती है।
रूनी बोलता है ये तुमने कैसे किया? तो नोआ खुशी से बोलती है कि लिंडा ने मुझे बताया है, जो उसने देखा उसने वो मुझे बता दिया। मैंने बिना देखे सारे कार्ड गेस कर लिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि लिंडा असल में है। तो रूनी रिलैक्स होके बोलता है कि ये कैसा मजाक है, ये कार्ड तो तुमने पहले ही मेमोराइज कर लिए होंगे। तो नोआ उसे वापस गन दिखाती है और कहती है इन सभी कार्ड्स को बिखेर दो, मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगी। रूनी डरते हुए बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं अभी कर देता हूँ। वो कार्ड्स को बिखेरते हुए सोचता है नोआ मेरी बात नहीं मानेगी, अभी के लिए मैं वही करता हूँ जो ये कहती है, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसकी गन छीन लूंगा। इतने में ही कोई उसके घर की बेल बजाता है तो ये दोनों चौंक जाते हैं। बाहर डिटेक्टिव मार्क खड़ा होता है, वो रूनी को आवाज लगाता है और उससे पूछता है क्या तुम अंदर हो? रूनी सोचता है ये तो डिटेक्टिव है। मार्क बोलता है क्या वो कहीं बाहर गया है, लेकिन उसकी गाड़ी तो यहीं पर खड़ी हुई है। इतने में ही रूनी दरवाजा खोल देता है और उसे हेलो बोलता है। रूनी के ठीक पीछे नोआ भी छुपी होती है और उसने उसके पीठ पर गन तान रखी होती है। मार्क बोलता है कि मुझे लगता है मैंने अपनी नोटबुक तुम्हारे ऑफिस में छोड़ दी थी, लेकिन जब मैं वापस गया तो नर्स ने बताया कि वो उसे नहीं मिल रही है, तो मैंने उससे तुम्हारा एड्रेस ले लिया और यहाँ पर आ गया। तो रूनी उससे कहता है कि हाँ वो मेरे पास ही है। डिटेक्टिव मार्क उसके चेहरे का डर और परेशानी नोटिस कर लेता है। वो कुछ सोचता है और फिर कहता है क्या मुझे मेरी नोटबुक वापस मिल सकती है? तो रूनी कहता है रुकिए मैं अभी लेके आता हूँ। वो दरवाजा बंद करके नोआ की तरफ मुड़ता है और उससे धीमी आवाज में कहता है प्लीज साइड हटो, वो नोटबुक मेरे बैग में है। तो नोआ उसे चेस्ट की तरफ इशारा करती है। तो रोनी अपने चेस्ट पर हाथ लगा के देखता है तो वो डायरी उसको अपने चेस्ट पॉकेट में मिल जाती है। फिर वो दरवाजा खोलता है और वो डायरी मार्क को पकड़ा देता है, लेकिन तभी वो हैरानी से सोचता है कि नोआ को कैसे मालूम पड़ा कि वो नोटबुक कहाँ पे थी। इसके बाद मार्क रूनी को थैंक यू बोलता है और उससे कहता है कि जब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हें अपने फोन नंबर भी दे देता हूँ। आप जब रूनी उस नोटबुक को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि मार्क ने उस पे अपने फोन नंबर नहीं बल्कि ये लिखा होता है कि अगर तुम खतरे में हो तो 3 बार जल्दी जल्दी ब्लिंक करो। फिर मार्क रूनी के रिस्पॉन्स का इंतजार करने लग जाता है। रूनी सोचता है तो डिटेक्टिव ने नोटिस कर लिया। अब वो 3 बार ब्लिंक करने की कोशिश करता है तो नोआ और जोर से उस पर गन प्रेस कर देती है और धीमी आवाज में उससे कहती है कोशिश भी मत करना। तो रूनी परेशान होकर सोचता है आखिर इसे वापस कैसे पता चला, जहाँ पर ये खड़ी है वहाँ से तो इसे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा कि डिटेक्टिव ने क्या लिखा है। अब मार्क वापस उसे आवाज लगाता है, लेकिन जब वो कोई जवाब नहीं देता तो मार्क को शक होने लगता है और वो अपने जेब से बंदूक निकालने लग जाता है। तो रूनी कहता है ऐसा कुछ नहीं है डिटेक्टिव, आपको गलतफहमी हुई है। ये सुनकर डिटेक्टिव मार्क अपनी गन वापस अपनी जेब में डाल लेता है और बोलता है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ठीक हो? तुम्हें काफी ज्यादा पसीना आ रहा है। तो रूनी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। अब इसके बाद डिटेक्टिव को जाते हुए नोआ खिड़की से चुपके से देखती है। रूनी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि उसने नोटबुक में क्या लिखा था? तो नोआ उससे कहती है कि तुम्हें मालूम है मेरा जवाब क्या है, लिंडा ने मुझे बताया था। तो रूनी कहता है तो भूत ने देखा और फिर तुम्हें बता दिया? तो फिर मेरे चेस्ट पॉकेट में जो नोटबुक थी उसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हाँ ये काफी थिक थी जिसे आसानी से नोटिस किया जा सकता है, लेकिन ये मेरा वॉलेट भी तो हो सकता था ना। क्या भूत चीजों के आर पार देख सकते हैं? अब नोआ किसी गहरी सोच में डूब जाती है और फिर रूनी से कहती है कि तुम्हारे छोटे भाई की रिसेंटली मौत हुई है ना? ये सुन के रूनी एकदम से हैरान हो जाता है। अब नोआ आगे बोलती है कि तुम मेरी वजह से अपनी जॉब से भी सस्पेंड हो गए। वैसे देखा जाए तो इसमें गलती ज्यादा तुम्हारी है। और उसके बाद वो डिटेक्टिव वहाँ पर आया और उसने तुमसे मेरे बैग के बारे में पूछा, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं बताया। फिर तुम इस नतीजे पे पहुंचे कि जिन 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था वो तो बस चोर थे और असली कातिल भूरे बाल वाली औरत यानी कि मैं थी, है ना? ये सुन के रूनी हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये सब तो रास्ते में हुआ था जब मैं ऑफिस से वापस आ रहा था, क्या ये मुझे फॉलो कर रही थी? तो नोआ उससे पूछती है क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हें फॉलो किया? मैं तो यहाँ पर बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही थी, और अगर मैंने तुम्हें फॉलो भी किया होता तो मुझे ये नहीं पता चलता कि उस नोटबुक में क्या लिखा हुआ था, जब तक कि मैं तुम्हारी कार के पीछे ना बैठी होती। ये सुन के रूनी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब नोआ उसे कहती है कि अपने लेफ्ट में देखो, तो रूनी अपने लेफ्ट में देखता है। तो नोआ कहती है बस यहीं रुक जाओ, वो बोल रही है कि वो यहाँ पर है। रूनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और तभी हम उसके लेफ्ट में देखते हैं वहाँ पे लिंडा खड़ी होती है और वो कहती है मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। लेकिन रूनी को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वो सोचता है तो क्या यहाँ पर एक भूत खड़ा हुआ है, और तभी नोआ उसके आगे वो गन कर देती है। ये देख के थोड़ा शौक होता है और जो वो नोआ होती है वो अपनी गन उसे पकड़ा देती है। रूनी पूछता है तुम अपनी गन मुझे क्यों दे रही हो?
फिर वो नोटिस करता है कि इस गन में तो गोलियां हैं ही नहीं। तो फिर वो नोआ से पूछ लेता है, तो क्या इतनी देर से तू मुझे खाली पिस्तौल दिखा के डरा रही थी? तो नोआ उससे माफी मांगती है और कहती है कातिल को पकड़ने के लिए तुम्हें पुलिस को कन्विंस करना होगा, क्योंकि उनको तो लगेगा कि मैं मेंटली इल हूँ। तो रोनी पूछता है, तो तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को कन्विंस कर लूँ, लेकिन किस बारे में? तो नोआ कहती है, इस बारे में कि मैं लिंडा से बात कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि असली कातिल कौन है, मुझे कातिल को पकड़ना ही होगा। उसकी बातें सुन के रोनी एकदम चुप हो जाता है। नोआ बोलती है कि लिंडा ने मुझे बताया था कि कातिल कहाँ रहता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो हम उसे हाथों हाथ पकड़ सकते हैं। रोनी को नोआ की बातें बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगती। वो नोआ से कहता है कि मैं उन्हें नहीं बता सकता कि भूत असली में होते हैं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता चला, हो सकता है तुमने कोई ट्रिक यूज की होगी। नोआ उसकी बात सुन के गहरी सांस लेती है और फिर कहती है, मेरे पास तुम्हें समझाने का और टाइम नहीं है। मेरी फैमिली को नहीं मालूम कि मैं छुपके से घर से बाहर निकल आई हूँ। अब वो रोनी से पूछती है, क्या तुम कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहोगे? क्या तुम्हारे पास कोई मैप है? रोनी को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या बात कर रही है। इसके बाद वो कार लेके जो है कहीं पे निकल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आखिर हुआ क्या था। नोआ उसे कहती है, कोई भी जो है प्लेस चूज कर लो इस मैप में से। अब रोनी नोआ से पूछता है कि तुम कमरे से बाहर क्यों खड़ी हो, मुझे बताओ कि हमें कहाँ जाना है। तो नोआ कहती है, बस नक्शे में कहीं पर भी उंगली रख दो। तो रोनी अपनी उंगली रेंडमली मैप पर रख देता है और नोआ से कहता है कि मैंने ये कर दिया। तो वो कहती है, अब यहाँ से 20 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जाओ। तो रोनी वैसा ही करता है जैसा नोआ कहती है। उसके बाद वो उसे बोलती है कि थोड़ा और नीचे जाओ और उसके बाद लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ। जैसे ही वो अपनी उंगली वहाँ पे रखता है तो नोआ कहती है, बस यहीं रुक जाओ। तो रोनी नोआ से पूछता है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ पर पॉइंट कर रहा हूँ? तो नोआ कहती है, ये सब मैं नहीं देख रही हूँ, बल्कि लिंडा देख रही है। अब रोनी एक जगह पर पहुँचता है जहाँ पे सड़क के किनारे की रेलिंग टूटी हुई होती है। वो अपनी गाड़ी से बाहर आता है और एक पेड़ को देखने लग जाता है। नोआ ने उसे बताया था कि टूटी हुई रेलिंग के जो सबसे नजदीक पेड़ है उसके अंदर जाके चेक करना, उसमें तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा कि मैं लिंडा के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। अब रोनी उस पेड़ के बिल्कुल नजदीक जाता है। उस पेड़ में एक खोखली जगह होती है जिसके अंदर उसे एक पर्स मिलता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रोनी ने डिटेक्टिव्स को वहाँ पे बुला लिया होता है। उस पर्स में उन्हें लिंडा का लाइसेंस मिलता है। उसे देख के डिटेक्टिव पोल बोलता है कि ये तो पहली विक्टिम का है, तुम्हें ये इतनी दूर यहाँ कैसे मिला? ये सब देख के रोनी काफी हिल चुका होता है। वो सोचता है कि क्या नोआ ने इसे समय से पहले यहाँ छुपा दिया था, लेकिन वो तो रूम में थी ही नहीं, तो उसे कैसे पता चला कि मैंने मैप में कहाँ पर पॉइंट किया हुआ था। तभी वहाँ पे डिटेक्टिव मार्क आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे मिल गया, तुम यहाँ गलती से तो आए होगे नहीं। और इधर रोनी मन में सोच रहा होता है कि नोआ को इस जगह के बारे में जानना काफी इम्पॉसिबल है, जो मुझे यहाँ पर लाया है वो नोआ नहीं है। अब डिटेक्टिव मार्क रोनी से पूछता है कि उस वक्त तुम्हारे घर में सच में कोई था, है ना? तुम्हें इस जगह के बारे में किसने बताया? अब रोनी फाइनली उसे जवाब देता है, मुझे ये सब लिंडा ने बताया है, एक भूत ने मुझे इसके बारे में बताया है। और आखिरकार रोनी को नोआ की सारी बातों पर विश्वास हो जाता है। अब नेक्स्ट हम नोआ को देखते हैं जो टैक्सी लेके अपने घर पहुंचती है। अब नोआ चुपके से अपने घर में घुसती है और वो आसपास चेक करती है कि वहाँ पे कोई है या नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। अब वो सोचती है कि सब लोग हेलन को जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अब नोआ अपने कमरे की तरफ बढ़ती है और अपने कमरे में एंटर करके दरवाजा बंद कर लेती है और फिर राहत की सांस लेती है। वो सोचती है कि अच्छा हुआ किसी ने मुझे अंदर आते नहीं देखा। अब मुझे तब तक इंतजार करना है जब तक कि रोनी को ये रियलाइज ना हो जाए कि मैं सच बोल रही हूँ। अब उसके मन में सवाल आते हैं कि क्या वो मेरा विश्वास करेगा, उसे अभी भी मुझ पर शक है। हाँ, वो रोनी के बारे में सोच ही रही होती है कि पीछे से लिंडा आती है और उसके कान में कुछ विस्पर करती है। इसके बाद नोआ अपने कमरे से बाहर आती है और वो साइड की दीवार की तरफ देखती है तो वहाँ पर डेनिस छुपा हुआ होता है। अब डेनिस नोआ से पूछता है कि आंटी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? नोआ उसे देख के स्माइल करती है और उसके पास बैठ जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों छुपे हुए थे डेनी? तो डेनिस बोलता है, मैं आपसे माफी मांगने आया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि आप मुझ पर गुस्सा होंगी, क्योंकि सब कह रहे थे कि पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, क्योंकि मैंने पुलिस के सामने वो सब कुछ बोला था, इसीलिए मुझे लगा कि आप मुझ पर गुस्सा होंगी। तो नोआ कहती है कि नहीं, मैं तुम पे गुस्सा नहीं हूँ। डेनिस पूछता है, क्या सच में? इसका मतलब आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा? तो नोआ जवाब देती है कि नहीं। उसके बाद जो डेनिस होता है वो पूछता है, तो फिर आप रात को बाहर क्यों गई थी? क्या इसका रीजन वो चीज थी जो आपके कमरे में है? अब वो उसे पूरी बात बताने ही वाला होता है कि वो अचानक से रुक जाता है और फिर कहता है कि चलो रहने देते हैं। तो नोआ सोचती है कि आखिर ये मेरे कमरे के बारे में क्या बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे याद आता है जिस दिन डेनिस मेरे
मेरे कमरे में सोया था उसकी अगली सुबह ये काफी अजीब बर्ताव कर रहा था। फिर वो डेनिस से पूछ लेती है कि उस रात को कुछ हुआ था क्या। डेनिस पहले कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद वो नोआ की तरफ मुड़ के धीरे से कहता है कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते। नोआ उसकी बातों से कंफ्यूज होती है। फिर वो उसे अपनी अलमारी में ले जाती है और पूछती है कि क्या हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो डेनिस पहले आसपास देखता है और फिर नोआ से कहता है कि आपने भी उसे देखा था ना, इसीलिए आप रात को वहाँ से भाग गई थी। तो नोआ पूछती है कि तुमने उस रात क्या देखा था। तो डेनिस बहुत डरा हुआ लगता है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके जवाब देता है कि उस रात मैंने उस भूत को देखा जो हमारे घर में रहता है। अब हमें उस रात का फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोआ के हाथों से वो तलवार छूट जाती है। तो उसकी आवाज से डेनिस जाग जाता है। अब वो आंखें खोल के देखता है तो उसके सामने एक आदमी होता है जिसने नोआ को पकड़ा हुआ होता है। वो उसे बेहोशी की दवा सुंघा रहा होता है। फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें चुप रहना होगा डेनिस, अगर तुम्हारे पेरेंट्स को पता चला कि आज तुम फिर से आंटी के कमरे में सोए हो तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे, इसीलिए तुम्हें चुप रहना होगा। डेनिस उससे पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुन के वो आदमी थोड़ा आगे की तरफ आता है और क्रीपी से स्माइल करते हुए डेनिस से कहता है कि मैं इस हवेली का भूत हूँ, मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ मालूम है। अगर तुमने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी तो मैं एक एक करके तुम्हारे सारे फैमिली मेंबर्स को ले जाऊंगा, लेकिन तुम ये नहीं चाहते है ना। ये सुनकर डेनिस डरते हुए हाँ में सर हिलाता है। तो वो आदमी बोलता है इसीलिए तुम्हें चुपचाप अपने कमरे में चला जाना चाहिए, तुम नहीं चाहते ना कि मैं तुम्हारी आंटी को ले जाऊं। इसके बाद डेनिस उस बेड से उतर जाता है और वहाँ से बाहर जाने लगता है। फिर वो डेनिस को रोक लेता है और उससे कहता है तुम मेरे बारे में किसी और को नहीं बता सकते वरना मैं तुम्हें ही गायब कर दूंगा। ये सुन के डेनिस काफी डर जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर डेनिस नोआ को ये सारी बातें बता चुका होता है। ये सब सुन के नोआ काफी ज्यादा हैरान होती है। वो सोचती है तो कातिल मेरे कमरे में घुस आया था। अब वो गुस्से से सोचती है कि उसने मेरे सारे कमरे में खून फैलाया था और मेरे जूते भी चुरा लिए और तो और उसने हेलेन को भी मार दिया। अब डेनिस नोआ से बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है वो भूत आंट हेलेन को भी ले गया होगा। नोआ सोचती है कि उससे डेनिस का नाम कैसे मालूम और उसने खुद को भूत क्यों बोला। नोआ डेनिस से पूछती है क्या सच में उसको तुम्हारा नाम मालूम था। तो डेनिस उसे हाँ में जवाब देता है। फिर वो पूछती है वो दिखने में कैसा था। तो डेनिस कहता है वहाँ पे काफी अंधेरा था इसीलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन वो दिखने में एक लंबे आदमी की तरह था। और वो डरते हुए नोआ से कहता है कि आप इसके बारे में किसी को भी मत बताना, अगर मैं भी गायब हो गया तो नोआ उससे पूछती है क्या तुम्हें उसके बालों का रंग याद है। तो डेनिस कहता है उस रंग को क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा। तो नोआ उससे कहती है क्या तुम उन कपड़ों को देख के बता सकते हो कि वो कौन सा रंग था। वो उन कपड़ों की तरफ देखता है, फिर उसका ध्यान अपने टेडी बियर पर जाता है और वो बोलता है कि उसके बालों का रंग मेरे टेडी बियर की जैसा था। अब हमें उस कातिल का पूरा चेहरा दिखाया जाता है। डेनिस नोआ से कहता है इसके बारे में किसी को मत बताना वरना वो भूत मुझे ले जाएगा। नोआ सोचती है कि मुझे अपनी फैमिली को बताना होगा कि डेनिस ने खुद उस आदमी को देखा है। अगर डेनिस उनको बता देगा कि उसने क्या देखा तो वो मुझ पर यकीन कर लेंगे। तो नोआ बोलती है नहीं डेनिस तुम्हें उन्हें बताना होगा। डेनिस डर जाता है और उसे मना कर देता है, लेकिन नोआ उसे समझाती है कि वो कोई भूत नहीं था, वो एक बुरा आदमी था। अगर तुमने उसके बारे में किसी को नहीं बताया तो हमारा परिवार खतरे में पड़ सकता है। और इधर सारा डेनिस को ढूंढते हुए ऊपर आ रही होती है। डेनिस रोते हुए नोआ से कहता है कि भूत आपको इसीलिए नहीं लेके गया क्योंकि मैंने उसके बारे में किसी को नहीं बताया था। इतने में ही सारा नोआ के कमरे में एंटर करती है और डेनिस की आवाज सुनते ही वो तेजी से अलमारी की तरफ बढ़ती है। वो दरवाजा खोलकर देखती है कि डेनिस के साथ वहाँ नोआ भी होती है। ये देख के उसकी आंखों में दहशत भर जाती है और वो नोआ को घूर के देखती है। नोआ सारा से कहती है कि मुझे पता चल गया है कि हेलेन को कौन लेके गया है। सारा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और डेनिस का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और नोआ को गुस्से से घूरने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों छुपी हुई हो और तुम डेनिस के साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो नोआ कहती है कि मैं यहाँ छुपी हुई नहीं थी और डेनिस ने कहा है कि उसने उस आदमी को देखा है जिसने हेलेन को किडनैप किया है। वो एक भूरे बाल वाला लंबा आदमी था। तो सारा नोआ से पूछती है कि क्या तुम उसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो नोआ कहती है नहीं, तो तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो सारा उसे घूरते हुए जवाब देती है अपनी बहन के गायब होने के बारे में। ये सुन के नोआ थोड़ी शौक होती है और फिर उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो सारा उसे ताना मारते हुए कहती है मुझे तो तुमसे कोई सीधे जवाब की उम्मीद भी नहीं थी। ये कह के वो डेनिस को वहाँ से लेकर चली जाती है। वहाँ से जाते हुए सारा डेनिस से पूछती है क्या नोआ सही कह रही थी, क्या तुमने सच में किसी को देखा था। इस सवाल से डेनिस काफी डर जाता है और वो कुछ नहीं बोलता। तो सारा उसके पास बैठती है और उससे पूछती है या फिर नोआ ने तुम्हें ऐसा कहने के लिए बोला था। डेनिस को उसका सवाल समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम ये पूछ रही है कि नोआ ने उस आदमी के बारे में सबको बताने के लिए बोला था या नहीं। तो वो हाँ में सर हिला देता है और ये देख के सारा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है।
फिर सारा जॉन के पास जाती है जो डिटेक्टिव से बात कर रहा होता है। वो जॉन को आवाज लगाती है और उसके बाद वो उसे दूसरे कमरे में ले जाती है और उससे कहती है, मुझे लगता है कि मेरी बहन के गायब होने के पीछे नोआ का हाथ है। जॉन कहता है, ये तुम क्या बात कर रही हो? तो वो बोलती है, तुमने सुना था ना कि डेनिस ने उन डिटेक्टिव से क्या कहा था, और मैंने नोआ की कार को कल ही धुलवाया था, लेकिन आज जब सुबह मैंने उसे चेक किया वो फिर से गंदी थी। जिस रात मेरी बहन गायब हुई थी उसी रात को नोआ अपनी गाड़ी लेके बाहर गई थी। जॉन उसकी बातों को चुपचाप सुन रहा होता है। सारा कहती है, तुमने तो खुद ही कहा था ना कि अगर उसे हेलुसिनेशंस हुए तो वो लोगों को हर्ट कर सकती है। मुझे मालूम है कि तुम्हें पूरा यकीन है उसे फिर से वो आवाजें सुनाई देने लगी है। और इसके अलावा क्या तुम्हें मालूम है मैंने अभी अभी नोआ को क्या करते हुए पकड़ा है? वो डेनिस को अपनी अलमारी में घसीट कर ले गई और उससे जबरदस्ती यह कहलवा रही थी कि हेलन को किसी और ने किडनैप किया था। अगर वो इस सब के पीछे नहीं है तो वो अपने ही भतीजे से झूठ क्यों बुलवाएगी? क्या तुम मेरे साथ सहमत नहीं हो कि नोआ अपने हेलुसिनेशंस को फॉलो कर रही है? जॉन उसे मना कर देता है और उसे झूठ बोलता है कि नोआ की कार तो मैं लेके गया था। तो सारा पूछती है कि तुम उसकी कार क्यों लेके जाओगी, वो भी इतनी सुबह? तो जॉन जवाब देता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए मैं नोआ की कार लेके एक चक्कर लगाने निकल गया था। लेकिन सारा उसका झूठ पकड़ लेती है और उससे पूछती है, नोआ के हेलुसिनेशंस के लिए तो सबसे ज्यादा तुम परेशान थे ना, क्योंकि तुम्हें डर था कि वो किसी को हर्ट कर देगी। तो फिर अब तुम उसके साथ क्यों ले रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि नोआ ने सच में मेरी बहन को नुकसान पहुंचा दिया होगा। अब सारा गुस्से से कहती है, क्योंकि नोआ परिवार का हिस्सा है लेकिन हेलन नहीं है ना? जॉन उसे समझाने लगता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। तो सारा बोलती है, चलो नोआ का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू करवा देते हैं। उसका ट्रीटमेंट उसके हेलुसिनेशंस को रोक देगा। फिर हो सकता है वो हमें ये भी बता दे कि उसने मेरी बहन को कहाँ पे रखा है। उसके इतना बोलते ही जॉन अचानक से उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, अपने मुंह से एक और शब्द भी मत निकालना और नोआ की ट्रीटमेंट के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो सारा कहती है, क्यों नहीं, इस रूम में तो कोई भी नहीं है। तो जॉन उसे धीरे से कहता है, चाहे कोई कमरे में हो या ना हो तुम इसके बारे में कुछ मत बोलना। ऐसे करो कि जैसे हमेशा कोई हमें सुन और देख रहा हो। उसके बाद सुन के सारा कंफ्यूज हो जाती है और वो कहती है, आखिर हमारी बात यहाँ पर सुनी कौन रहा होगा? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंडा खड़ी हुई होती है और उनकी बातें सुन रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सारी बातें लिंडा नोआ को आके बता देती है। वो सुन के नोआ कहती है, तो सारा को लगता है कि मैं कल्प्रिट हूँ, लेकिन मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे धोखा दिया है। अब वो सोचती है कि अगर रोनी सब सच बता देता है तो सारा का शक तुरंत खत्म हो जाएगा। अब वो लिंडा से कहती है कि फिलहाल तो मुझे ये जानना होगा कि वो कातिल मेरे कमरे में घुसा कैसे। जिस दिन मुझे कमरे में खून मिला, खून के निशान इसी खिड़की से शुरू हुए थे, तो वो पक्का यहीं से घुसा होगा। लेकिन ये विंडो तो हमेशा लॉक रहती है, तो फिर उसने बिना कुछ तोड़े इसको ओपन कैसे किया होगा? ये बाहर से भी नहीं खुलती है। फिर वो लिंडा से पूछती है, क्या तुमने देखा था कि वो अंदर कैसे आया था? तो लिंडा उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होती हूँ। तो नोआ कहती है, तो अच्छा ये बात है। उसके बाद लिंडा उससे पूछ लेती है कि तुम्हारा इलाज किस तरह का है। ये सुन के वो पीछे की तरफ मुड़ती है और उसको उस ट्रीटमेंट के बारे में बताने लगती है। जब वो खिड़की के लॉक को टच करती है तो उसके अंदर से कुछ आवाज आती है। अब नोआ उस लॉक को ओपन और क्लोज करके चेक करती है तो उसमें अभी भी वो आवाज आ रही होती है। वो सोचती है कि आखिर ये आवाज कैसी है। तो वो खिड़की के बाहर की साइड आती है और देखती है कि खिड़की के अंदर एक धागा लगा हुआ होता है। जैसे ही उस धागे को खींचती है तो विंडो का लॉक ओपन हो जाता है। अब ये देख के वो काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे सब समझ आ चुका होता है कि वो आखिर कैसे अंदर आता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारा लॉर्ड मेयर से मिलने आती है और उनसे कहती है नोआ को हेलुसिनेशन हो रहे हैं जिसकी वजह से उसने हेलन को भी किडनैप किया है और उसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अचानक से यूट्राइन ब्लीडिंग शुरू होना और उसका बार बार घर से बाहर जाना, और मैंने तो उसको हेलन से बहस करते हुए भी देखा था जिस रात हेलन गायब हुई थी। तो लॉर्ड मेयर उससे कहते हैं, नहीं नोआ को हेलुसिनेशन नहीं हो रहे हैं, ये बात मैंने खुद डॉक्टर से कंफर्म की है। अब सारा नोआ के बारे में कुछ और कहने वाली होती है तो लॉर्ड मेयर्स उसे रोक देते हैं और कहते हैं, सारा तुम्हें खाना खा लेना चाहिए, तुमने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। बॉडीगार्ड्स और पुलिस वाले हेलन को ढूंढ रहे हैं तो वो जल्द ही मिल जाएगी। सारा लॉर्ड मेयर्स को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। ये सुन के सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उन्हें घूर के देखने लगती है। अब हमें डॉक्टर रोनी का घर दिखाया जाता है जहाँ रोनी फोन पर नोआ से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि लिंडा ने तुम्हें बताया था ना कि पुलिस ने मेरे ऑफिस में वायर टेप लगाया है। तो नोआ उसे हाँ में जवाब देता है। तो रोनी कहता है, मैं जानता था, चाहे मैं कितने ही केसेस क्यों ना पढ़ लूं, लेकिन आज तक कोई भूत की एग्जिस्टेंस को उतना प्रूव
प्रूव नहीं कर पाया जितना तुमने किया है, और खुद को साइकिक बताने वाले लोगों में से भी आज तक तुमसे ज्यादा सटीक कोई नहीं था। नोआ उसे कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन रोन इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो उसे कुछ बोलने ही नहीं देता। वो नोआ से कहता है कि अगर ये खबर बाहर निकल गई तो तुम्हें बहुत सारे इंटरव्यू देने होंगे। ये एक अनोखी डिस्कवरी है और शायद हम भूतों के बिहेवियर और उनके मकसद पर रिसर्च भी कर सकते हैं। तो नोआ जोर से उसका नाम लेती है तो रोनी रुक जाता है और उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। तो नोआ कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, लेकिन पहले हमें कातिल को पकड़ना होगा। रोनी जवाब देता है हाँ बिल्कुल, वैसे डिटेक्टिव को समझाना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने तो केस बंद ही कर दिया है कि जेल में बंद वही 2 भाई कातिल है। ऊपर से जैसे ही मैंने भूत की बात छेड़ी, डिटेक्टिव ने मेरी बातों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। लेकिन वो डिटेक्टिव मार जो मेरे घर आया था, मैंने उसे कल सुबह आकर मेरी पूरी बात सुनने के लिए मना लिया है। जब लिंडा हमारे साथ होगी तो डिटेक्टिव को भी यकीन हो जाएगा कि आत्माएं होती है। हम कल ही उस कातिल को पकड़वा देंगे। नोआ कहती है कल सुबह बहुत देर हो जाएगी, वो कातिल हर रोज मेरे घर घुसता है, वो आज भी जरूर आएगा। जब हमें पता है कि वो कौन है तो हमें उसे अभी के अभी अरेस्ट करवाना चाहिए। तो रोनी समझाता है बस एक रात की ही तो बात है नोआ, अब तो सुबह होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। नोआ कुछ कहने ही वाली होती है तभी लिंडा उसे कुछ कहती है और वो तुरंत फोन कट कर देती है। फिर वो अपनी नजरें दरवाजे की तरफ घुमा लेती है और हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे सारा खड़ी हुई होती है और वो काफी ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। नोआ मन में सोचती है क्या ये चेक कर रही है कि मैं खुद से बातें कर रही हूँ या नहीं। कुछ देर बाद सारा वहाँ से चली जाती है तो लिंडा नोआ को बताती है कि रास्ता साफ है। नोआ एक गहरी और चैन की सांस लेती है। वो सोचती है बस एक रात, मैं अपने घर वालों को कुछ बता नहीं सकती और डिटेक्टिव को भी अभी यकीन दिलाने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, बस एक रात की ही तो बात है। नोआ अपने पास एक घड़ी और बंदूक रखती है और नोआ बोलती है मैं हर 3 मिनट का अलार्म लगाऊंगी ताकि मुझे नींद ना आए। हवेली के चारों तरफ बॉडीगार्ड हेलेन का सुराग ढूंढ रहे हैं, इसलिए कातिल किसी और रास्ते से अंदर नहीं आ पाएगा। और मैंने खिड़की को बाहर से खोलने वाला मैकेनिज्म भी हटा दिया है तो वो छुप के मेरे कमरे में भी नहीं आ सकता। फिर नोआ हल्की सी स्माइल करती है और कहती है और लिंडा अगर वो कातिल यहाँ आया तो तुम मुझे बता ही दोगी है ना। तभी लिंडा उससे पूछती है तुम्हारा इलाज कैसे होता है नोआ। नोआ हैरानी से पूछती है तुम अभी ये सब क्यों पूछ रही हो। लिंडा कहती है मैं जानना चाहती हूँ जब तुम इलाज के लिए जाओगी तो मुझे क्या करना होगा। नोआ सोच में पड़ जाती है। पापा ने कहा था कि इलाज के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, पर क्या इसमें भूत भी शामिल है। वैसे भी लिंडा की आवाज मेरे सिवा कोई नहीं सुन सकता। नोआ बताना शुरू करती है बहुत सिंपल है, वो बस मुझे बेसमेंट में बंद कर देते हैं और मैं पूरा 1 महीना वहाँ चुपचाप बैठकर अपने हेलुसिनेशन के खत्म होने का इंतजार करती हूँ। अब फ्लैशबैक में नोआ का पास दिखाया जाता है जहाँ 5 साल की नन्ही नोआ को उसके पिता एक छोटी सी अलमारी में बंद कर रहे होते हैं। नोआ बताती है जब मैं 5 साल की थी तब उन्हें पता चला कि मुझे हेलुसिनेशंस होते हैं। आवाजें तो शायद मुझे उससे भी पहले से सुनाई देती थी पर मुझे याद नहीं। जब पापा को पहली बार पता चला तो उन्हें मेरे अंदर मेरी माँ दिखाई दी। वो डर गए कि कहीं उनकी बेटी भी अपनी माँ की तरह खुदकुशी ना कर ले। पापा ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नोआ को न कोई दवाई दी ना कोई सवाल पूछा, उसने सीधा एक खौफनाक इलाज बताया। इस बच्ची को बिना कोई आवाज की 1 महीने के लिए बेसमेंट में बंद रहना होगा। नोआ बताती है पापा ने तुरंत बेसमेंट खाली करवाया और मुझे वहाँ बंद कर दिया। मैं पूरे 1 महीने उस अंधेरे में रही। वहाँ कोई आवाज नहीं आती थी, यहाँ तक कि वो खौफनाक आवाजें भी बंद हो गई थी। अकेले रहते रहते मैं भयानक अकेलेपन से गुजरी, पर धीरे धीरे मुझे उसकी आदत हो गई। लेकिन अगर मैं जरा सी भी आवाज करती तो मुसीबत खड़ी हो जाती। जब मैं बहुत छोटी थी, अगर मैं रोती या खाना खाते वक्त हल्की सी भी आवाज करती तो वो मुझे एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी में तब तक बंद रखते जब तक मैं चुप ना हो जाऊं। मैंने डॉक्टर को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश की थी, पर उनको हमेशा पता चल जाता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जब भी मुझे हेलुसिनेशन होते तो डॉक्टर आते और उसके बाद मुझे बेसमेंट में डाल दिया जाता था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मैं बिल्कुल खामोश रहना सीख गई, बिना एक शब्द बोले पूरा 1 महीना ऐसे बिताती जैसे मेरा कोई वजूद ना हो। कभी कभी तो साल के 6 महीने में मैं उसी बेसमेंट में बंद रहती थी। मुझे हर पल डर रहता था कि मुझे फिर से वहाँ बंद कर दिया जाएगा। ऐसा लगता था जैसे मेरी पूरी जिंदगी उसी बेसमेंट में कैद है। बाहर की दुनिया मुझे एक सपने जैसी लगती थी। मैं बाहर कितना भी खुश रह लेती, पर जब भी मेरी आंखें खुलती मैं खुद को उसी ठंडे बेसमेंट में पाती। फिर नोआ घड़ी का अलार्म बंद करते हुए कहती है फिर मैं तुमसे मिली लिंडा। एक बार जब हम उस कातिल को पकड़वा देंगे और मेरे घर वालों को पता चलेगा कि मुझे कोई हेलुसिनेशन नहीं होता तो मुझे उस बेसमेंट में कभी वापस नहीं जाना पड़ेगा। तुमने मुझे उस बेसमेंट से बचा लिया लिंडा। लिंडा वहीं पर खड़ी उसकी बातें काफी ध्यान से सुन रही होती है और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है।